अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग डीएनए, यानी डीएनए को एनालाइज करके हम कौन से बेनिफिट्स गेट कर सकते हैं। बहुत से बेनिफिट्स हैं जो डीएनए की एनालिसिस से हमें हासिल होते हैं। द एंटायर जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए की प्रिंट्स ले लिए जाते हैं। ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं कि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हम गेट कर सकते हैं। The entire genome of an individual can be subjected to DNA fingerprinting, a process described in figure फॉलोइंग फिगर है। एक ही आपकी इस पेज नंबर 207 पे 207 पेज नंबर पे फिगर है। इसमें ये 3 डीएनए के सैंपल्स दिखाए हुए हैं। वो टेस्ट ट्यूब में डीएनए के सैंपल्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट लगाए गए हैं। restriction enzyme cut digest DNA with restriction enzyme, 3 टेस्ट ट्यूब्स दिखाई हुई हैं। फिर उसके बाद आगे एक मशीन दिखाई हुई है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मशीन है। इसमें डीएनए सैंपल डाल दिए जाते हैं। डीएनए सैंपल्स डालने के बाद डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाता है और ब्लॉट ऑन टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पे आ जाता है। ब्लॉट का मतलब होता है मार्क हो जाना। मेम्ब्रेन पे डीएनए के मार्क्स जो है ना वो बन जाते हैं, डीएनए आ जाता है डीनेचर होके। तो फिर अप्लाई रेडियो एक्टिव प्रोब टू मेम्ब्रेन, फिर मेम्ब्रेन पे रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। प्रोब जो है वो एक मार्कर होता है, जेनेटिक मार्कर प्रोब को कहते हैं, जो कि डिस्टिंक्टिव पैटर्न गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे फिल्म पे डिस्टिंक्टिव पैटर्न प्रोब की मदद से हम गेट कर सकते हैं। प्रोब्स आर यूज्ड फॉर जेनेटिक मार्कर्स प्रोड्यूसिंग डिस्टिंक्टिव पैटर्न दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म। ये प्रोब का इस्तेमाल दिखाया हुआ है कि अप्लाई रेडियो एक्टिव प्रोब टू मेम्ब्रेन, अप्लाई रेडियो एक्टिव प्रोब टू मेम्ब्रेन। प्रोब जो है वो मेम्ब्रेन पे लगाया गया है और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफ जो है ना वो ऑटो रेडियोग्राफ जो है ना वो एक है। ऑटो रेडियोग्राफ पे ये डीएनए की सारे वो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आ गए। ठीक है, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए गए, डीएनए पे कट लगाए, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है वो ब्लू कार लाई गई, अप्लाई की गई। फिर उसके बाद डीएनए की डीनेचरेशन और ब्लॉटिंग हुई, मेम्ब्रेन के ऊपर मार्क यानी डीएनए के आ गए। फिर प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो इस्तेमाल किया गया टू दी मेम्ब्रेन। देन गेट ऑटो रेडियोग्राफ, फिर ऑटो रेडियोग्राफ ये है फिल्म और मेम्ब्रेन, इस पे ये डीएनए की के फिंगरप्रिंट्स हैं इस फिल्म पे फिर हमें नजर आ रहे हैं। The entire genome of an individual can be subjected to DNA fingerprinting, a process described in the figure. The genome is treated with restriction enzyme. The genome is treated with restriction enzyme. जीनोम जो है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया गया, यानी कि कट लगाया गया, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। The genome is treated with restriction enzyme which results in a unique collection of different sized fragments. तो फिर इस यूनिक कलेक्शन डिफरेंट साइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स की आ गई। Therefore, restriction fragment length polymorphism exists between individuals. Restriction fragment length polymorphism. Restriction fragment length polymorphism exists between individuals. Restriction fragment length polymorphism different individuals के दरमियान वो आ गई। So during process called gel electrophoresis, the fragments can be separated according to their length, molecular weight और size. फ्रैगमेंट्स की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से सेपरेशन हो गई, बिकॉज ये फ्रैगमेंट्स क्योंकि डिफरेंट लेंथ, साइजेस और वेट्स के थे, उस लिहाज से ये सेपरेट सेपरेट हो गए। एंड द रिजल्ट is a number of bands that are so close together that they appear as a smear.
ये बैंड्स बहुत क्लोज टुगेदर थे और एक ही स्मीयर कंटिन्यूस वे में एक ही स्मीयर ये लग रहे थे. So, however, the use of probes for genetic markers produces a distinctive pattern that can be recorded on X-ray film. फिर उसके बाद प्रॉब्स यूज किए गए और डिस्टिंक्टिव एक्सरे फिल्म के ऊपर पैटर्न्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के गेट हो गए. सो the DNA from a single sperm is enough to identify a suspected rapist. अब एक रेपिस्ट है, सस्पेक्टेड रेपिस्ट है, तो उसके स्पर्म से डीएनए गेट करके उसकी फिंगरप्रिंटिंग की जाए, एक्सरे फिल्म पे उसके प्रिंट्स लिए जाएं, तो वो सस्पेक्टेड पर्सन जो है वो पकड़ा जा सकता है, वो सस्पेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सिंस डीएनए इज इनहेरिटेड, डीएनए इनहेरिटेड मटेरियल है, इट्स फिंगरप्रिंट रिजेंबल्स दैट वन ऑफ द पेरेंट्स. तो डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है वो रिजेंबल करता है, कम से कम एक पेरेंट्स के साथ जरूर रिजेंबल करता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द रिमेन्स ऑफ अ टीनेजर who had been murdered 8 years before because the skeletal DNA was similar to that of the parents' DNA. अब सक्सेसफुली एक टीनेजर का डीएनए जो है ना उसका फिंगरप्रिंट लिया गया. ठीक है ना, ये डायग्राम्स नीचे बनी हुई हैं, ये फर्स्ट डायग्राम के बारे में बात हो रही है. द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द रिमेन्स ऑफ अ टीनेजर. एक टीनेजर था जिसका मर्डर हो गया, उसके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की गई. टीनेजर एक होता है पर्सन जो 13 से 19 साल के दरमियान जिसकी एज होती है, ऐसे पर्सन को टीनेजर कहते हैं. उसका मर्डर हुआ 8 इयर्स बिफोर, 8 साल के बाद उसका डीएनए लेके फिंगरप्रिंटिंग की गई. बिकॉज द स्केलेटल डीएनए, उसका स्केलेटन बन चुका था और स्केलेटल डीएनए गेट किया और उसकी फिंगरप्रिंटिंग की. दैट स्केलेटल डीएनए वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स डीएनए. तो जो उसका स्केलेटल डीएनए था वो पेरेंट्स डीएनए के साथ रिजेंबल कर रहा था. ये फर्स्ट डायग्राम ये जो दिखाई हुई एमसीएफ लिखा हुआ है, ये फर्स्ट डायग्राम दिखाई हुई है 23.7a. ये अब आप देखें इस फर्स्ट डायग्राम के बारे में. 23.7 figure are given more DNA fingerprints. The figure 23.7a shows comparison of a child's fingerprint with that of his parents. चाइल्ड्स का फिंगरप्रिंट पेरेंट्स जैसा दिखाया हुआ है. द चाइल्ड हैज रिसीव्ड डीएनए फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स. एरोज इंडिकेट दैट सम बैंड्स इन हिम आर लाइक हिज फादर एंड सम लाइक हिज मदर. चाइल्ड के कुछ डीएनए बैंड्स मदर जैसे हैं और चाइल्ड के कुछ डीएनए बैंड्स अपने फादर जैसे हैं. सम बैंड्स आर however unique to him which do not match with any of the parents. और कुछ बैंड जो हैं वो यूनिक हैं जो किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं कर रहे. 23.7b. अब ये बी फिगर की बात आप देखें. shows this B figure shows a case of disputed parenthood. ये कोई क्राइम का केस नहीं था बल्कि पेरेंट डिस्प्यूटेड, कौन सा पेरेंट है इस चाइल्ड का, पेरेंट की आइडेंटिफिकेशन का ये केस है जो फिगर बी में दिखाया हुआ है. टू पर्सन्स F1 एंड F2 क्लेम टू बी द फादर ऑफ चाइल्ड C. F1 F2 जो हैं ये चाइल्ड C के फादर अपने आप को शो कर रहे हैं. whose mother's fingerprint is given under M. और मदर का फिंगरप्रिंट M के नीचे है और दो पर्सन फादर के तौर पे अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम फादर हैं. F1 F2 हैं वो, और C for child. F1 F2 claim to be the father of child C whose mother's fingerprint is given under M. The child has received DNA from both of his parents. Child जो है वो DNA अपने दोनों पेरेंट्स से गेट करता है. Obviously F1 is not the real father. F1 रियल फादर नहीं है. चाइल्ड की फिंगरप्रिंट्स डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग मिल रही है मदर के साथ और F2 पर्सन के साथ. यानी F2 फादर है और M मदर उसकी मदर है और F1 जो है वो उसका फादर नहीं है. F1 का डीएनए चाइल्ड के डीएनए के साथ रिजेंबल नहीं करता.
The arrows on the left side show common bands between mother and child. लेफ्ट साइड पे जो एरोज हैं वो मदर और चाइल्ड के कॉमन बैंड्स को शो कर रही हैं, while the arrows on right show common bands between the father and the child. और राइट साइड पे जो एरोज लगाए गए हैं डायग्राम्स में वो शो कर रहे हैं कॉमन कॉमन है वो फादर और चाइल्ड में कॉमन बातें शो कर रहे हैं। अब फिगर 3 आप देखें, फिगर 3 में कौन सा केस ही कोई डिस्कस किया हुआ इन तीनों फिगर्स में। फिगर 3 में कौन सा केस डिस्कस किया हुआ है? सी डायग्राम शोज डीएनए फिंगरप्रिंट्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड एज फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस आप समझते हैं गर्ल्स, फोरेंसिक इज अ scientific method. Forensic science means use of scientific methods and techniques for investigation of crime. इस किस्म की साइंस को फोरेंसिक कहते हैं। फोरेंसिक एविडेंस का मतलब कि साइंटिफिक मेथड से जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड है, साइंटिफिक मेथड से क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लें, ये फोरेंसिक साइंस है। और अ क्रिमिनल ऑन अ डेजर्टेड प्लेस असॉल्टेड अ वुमन, एक क्रिमिनल ने एक डेजर्ट प्लेस पे यानी एक बहुत सुनसान जगह पे एक औरत पे अटैक किया। So a criminal on a desert place assaulted a woman, so she scratched his face in her defense. So उस औरत ने फेस को अपने डिफेंस में स्क्रैच कर लिया, but he murdered her and ran away. लेकिन उसके डिफेंस के बावजूद वो जो क्रिमिनल था उसने मर्डर कर दिया और भाग गया। Forensic scientists recovered murder's hair and skin cells from underneath her nails. तो उस औरत के नेल्स के नीचे से फोरेंसिक साइंटिस्ट ने रिकवर कर लिए मर्डर के बाद हेयर और स्किन सेल्स कुछ नेल्स के नीचे से, उस औरत के नेल्स के नीचे से हासिल कर लिए। दे प्रिपेयर डीएनए फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ विक्टिम, और डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की उस औरत जो विक्टिम है, जो मजलूम है, उसके ब्लड से डीएनए लेके उसकी डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की गई फ्रॉम मर्डरर्स स्किन एंड हेयर एंड फ्रॉम 3 सस्पेक्ट्स ब्लड, और ब्लड सैंपल से लेके भी डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की गई और मर्डरर के स्किन और हेयर के सेल से भी फिंगरप्रिंटिंग की गई। कैन यू कंपेयर देम फॉर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड टेल हु इज इन गिल्टी एंड हु इज नॉट? तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है? डीएनए सीक्वेंसिंग से, इस टेक्निक से राइटर पूछ रहा है कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है? The suspect 1 has fingerprints which is similar to fingerprints from skin cells taken from underneath nails of victim. तो जो फिंगरप्रिंट्स अब 3 सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं 1 2 3, ये फिगर सी में शो किया गया है। तो स्पेसिमन स्किन सेल्स की डीएनए लेके उसकी फिंगरप्रिंटिंग की गई, ग्राफ सा ये बनाया गया। फिर विक्टिम ब्लड के डीएनए का ये ग्राफ बनाया गया। फिर 3 सस्पेक्टेड पर्सन्स के ब्लड सेल से डीएनए लेके उसकी फिंगरप्रिंटिंग की गई। ये 3 सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं। अब आप ये देखें, the suspect 1 has fingerprints which is similar to fingerprints from skin cells taken from the nails of the victim. अब विक्टिम के नेल्स से जो सेल्स लिए गए, स्किन सेल्स जो लिए गए, उसके साथ मैच कर रहे थे सस्पेक्ट 1 के फिंगरप्रिंट्स। सस्पेक्ट 1 के फिंगरप्रिंट्स विक्टिम के स्किन सेल्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर रहे थे। सो suspect 1 is the culprit and suspect 2 and 3 are not. Suspect 1 के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो विक्टिम के स्किन सेल्स के बिल्कुल
स्किन सेल्स के जो डीएनए है उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ ये मैच करते हुए फिंगरप्रिंट्स हैं। ये फोरेंसिक साइंस की टेक्निक है जिसकी वजह से सस्पेक्टेड पर्सन जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे फिर सजा दी जाती है। तो 2 और 3 पर सस्पेक्ट्स जो हैं वो मुजरिम नहीं है, कल्प्रिट्स नहीं है, और सस्पेक्ट 1 जो है वो कल्प्रिट है। PCR amplification and analysis can be used to diagnose viral infections. Polymerase chain reaction amplification एक टेक्निक है और ये एनालिसिस जो है इसे यूज किया जाता है टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शंस को वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए और कैंसर स्टडीज के लिए डायग्नोसिस के लिए ये पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक यूज की जाती है। फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं टू आइडेंटिफाई criminals and to determine the evolutionary history of human population. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। इट हैज बीन पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 years old mummified human brain. तो इन लेबोरेटरीज की वजह से, फोरेंसिक लेबोरेटरी की वजह से ये पॉसिबल है कि हम बहुत पुरानी कोई ह्यूमन ब्रेन की ममीफाइड फॉर्म में से डीएनए टेक करके उसकी सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। 76,000 years old mummified human brain का डीएनए लेके उसकी भी सीक्वेंसिंग हम कर सकते हैं एंड फ्रॉम 17 to 20 million years old, और हत्ता के 17 से 20 मिलियन साल पुराने प्लांट फॉसिल का डीएनए लेके भी उसको भी हम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक से उसकी भी फिंगरप्रिंटिंग सीक्वेंसिंग जो है की जा सकती है। यानी बहुत पुराने सैंपल से डीएनए गेट करके उसको भी हम एनालाइज और सीक्वेंसिंग उसकी कर सकते हैं। ये फोरेंसिक लेबोरेटरी की वजह से ये पॉसिबल है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की, डिजीजेस की डायग्नोसिस में हेल्प करती। ओके गर्ल्स, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। ये जीन सीक्वेंसिंग है, फिर आगे 3-4 टॉपिक हैं, फिर आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसके आगे जीन सीक्वेंसिंग का टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स एक ये टॉपिक है। फिर एक ये टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जीन थेरापी, टिश्यू कल्चर, genetic engineering of plants, agricultural plants with improved traits, production of products, agricultural plants with improved traits, production of products। बस ये 4-5 टॉपिक्स रह गए, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं।